नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांसौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास का अध्ययन है वो करेंगे। आज हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, अर्थात कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में उदारवादी व उग्रवादी विचारधाराएं पनपी थी और इन विचारधाराओं द्वारा अंग्रेज़ों के सामने अपने अपने तरीके से मांगें रखी गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने न तो उदारवादियों की मांगों पर ध्यान दिया और न ही उग्रवादियों की मांगों पर ध्यान दिया था। इस बात पर दोनों की मध्य मनमुटाव तेज हो गए थे और ऐसी स्थिति में जब उदारवादी उग्रवादी अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से भारतीयों की मांग अंग्रेज़ों से नहीं मनवा सकी, तब भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई। क्रांतिकारी आंदोलन में हिंसा का सहारा लेने लगे, लूट हत्या जैसे कार्यों को करने लगे थे और इसका एक ही ना कारण था कि लोगों में उग्र राष्ट्रवाद का विकास, और उग्र राष्ट्रवाद का विकास होना भी स्वाभाविक था कि उनकी बातों पर कोई ध्यान है वो नहीं दे रही। तो देखिए, भारत में उग्रवादी विचारधारा के साथ ही क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधाराओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान बहावियों द्वारा सितंबर 1871 ईस्वी में कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश नॉर्मन की हत्या कर दी और फरवरी 1872 ईस्वी में अंडमान में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या आतंकवादी या क्रांतिकारी, आतंकवादी हम नहीं कह सकते, क्रांतिकारी घटनाएं मानी जाती हैं। 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घटना ने क्रांतिकारियों को बढ़ावा दिया। भारत में क्रांतिकारियों ने संगठित रूप से 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में इस रूप को धारण किया था। लंदन टाइम्स पत्रिका के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा था कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी और उसे कट्टरवादी हिंदुओं ने प्रेरित किया था। गुप्त संगठन जो हिंसा का प्रचार करते थे, धर्म से प्रेरणा लेते थे। वैलेंटाइन शिरोल ने यह भी लिखा है कि दक्षिण का ब्राह्मणवाद अत्यंत लड़ाकू था
और तिलक इसके प्रमुख नेता थे। इस कारण उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक तक कह दिया था। किसने? लंदन टाइम्स पत्रिका के संपादक वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक तक कह दिया था। तो अब हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों के उदय के कारणों का अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, भारत में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन का उदय प्रायः उन्हीं कारणों से हुआ था जिनके कारण उग्रवाद का उदय हुआ था। अर्थात जब अंग्रेजों द्वारा उदारवादियों की बात नहीं मानी गई तो उग्रवादी धड़ा तेज हुआ। जब उग्रवादियों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया तो भारत में क्रांतिकारी संगठन है वो तैयार हुए थे। क्रांतिकारी संगठनों के उदय के कारण हम देख सकते हैं बहुत से माने जाते हैं, जैसे उदारवादियों के संवैधानिक उपायों और उनकी असफलता के कारण भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मार्ग पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा और उन्हें विश्वास हो गया कि सरकार के समक्ष गिड़गिड़ाने से, हाथ पैर जोड़ने से, प्रार्थना पत्र रखने से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देने वाली नहीं है और इसके लिए शक्ति संचय करके क्रांतिकारी उपायों का अवलंबन करना होगा। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा और भारत स्थित अंग्रेजों में दहशत पैदा करनी होगी। अर्थात जब शांति के द्वार संवैधानिक मार्ग बंद हुई तब भारतीय लोगों ने क्रांतिकारी संगठन का सहारा लिया। 19वीं सदी के अंतिम चरण में जब चारों ओर आर्थिक असंतोष की लहर व्याप्त थी, अकाल और महामारी के कारण जनता की निर्धनता बढ़ती जा रही थी और ऐसी आर्थिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांतिकारी घटनाओं को जन्म देते थे। न्यायालय में वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने बयान में भी कह दिया था कि भारतीय आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार ने जनता को इतना अधिक कुचल दिया है कि वे सदा अकाल और खाद्य पदार्थों की कमी से दुखित रहते हैं। जहाँ कहीं भी दृष्टि डालो वहीं पर ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिनसे हिंदू और मुसलमानों के सिर लज्जा से हैं वो झुक जाते हैं। अर्थात ब्रिटिश काल में भारतीयों की दुर्दशा हो गई है, निर्धनता बढ़ गई है, लेकिन ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक शोषण की जो नीति अपनाई थी और इसी नीति से असंतोष फैला और क्रांतिकारी उपाय वो शुरू हुए थे। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन विशेषकर मध्यम वर्ग में फैला था। कौन से वर्ग में फैला था? मध्यम वर्ग में फैला था, जिसमें अधिकांशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। ऐसे भारतीय नवयुवक जिन्होंने
लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाया था और इसके बावजूद भी अधिकांश नवयुवक बेरोजगार थे। सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने मध्यम वर्ग को भी बुरी तरह से प्रभावित किया और उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा था। अनेक मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी की रेखा की तरफ झुकने लगे थे। जो नवयुवक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर अपने सुनहरे भविष्य को देख रहे थे, उनकी इस कार्य प्रणाली पर पानी फेर रहा था। उनके सपने चकनाचूर हो रहे थे और ऐसे में उन नवयुवकों ने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद अगला अपन देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के संबंध में यही कहना उचित होगा कि सरकार की दमनकारी नीतियों का एक स्वाभाविक परिणाम था और इस संबंध में मॉडर्न रिव्यू ने लिखा था कि क्रांतिकारियों के अंतिम कारण को सरकार की 16 आने स्वार्थी यानी पूर्णतया स्वार्थी, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी नीतियों में खोजना होगा। पत्र में आगे लिखा है कि ब्रिटिश शासकों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए जारशाही के निरंकुश तरीकों को अपनाया था, तो क्रांतिकारियों ने उसका मुकाबला करने के लिए रूसी क्रांतिकारियों का रास्ता अपनाया था। अर्थात इसके लिए उन्होंने उत्तरदायी है वो किसको माना था? सरकार को। किसने? मॉडर्न रिव्यू ने अपने पत्र में ये बात है वो लिखी थी। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि भारत में ऐसी कई धारणाएं, विचारधाराएं प्रस्फुटित हो गई थी और जिसके कारण भारतीयों के मन में वैधानिक रास्तों से विश्वास हट गया था। यह सही है कि क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे और इनमें लॉर्ड कर्जन की नीतियां, फूट डालो राज करो की नीति ने क्रांतिकारी आंदोलन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया था, क्योंकि कर्जन के शासनकाल में 2 बार अकाल पड़ा, लेकिन कर्जन ने अकाल राहत का कोई विशेष कार्य नहीं किया एवं अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर एवं अमानवीय रहा और उसने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित कर निगम की स्वायत्ता को भी है वो छीन लिया था। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर भारतीय विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। उसने प्रजाति विभेद नीति को भी अधिक उग्र बना दिया था और बड़े दंभ के साथ, घमंड के साथ कह दिया था कि केवल अंग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य हैं तथा
ईश्वर ने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के लिए चुना और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, इस तरह का उसका कथन, ये जो कथन है, इस कथन ने भारतीयों के मन में क्रांतिकारी बीजों को है वो बो दिया था। ऐसे कई किस्से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी वारिंद्र घोष ने कहा था कि कुछ अंग्रेजों को मारकर अपने देश को मुक्त करने की न तो हम आशा करते हैं और न हमारा वैसा मतलब है। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करना और मरना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज बड़े घमंड के साथ ये कहते हैं कि भारतीय शासन के योग्य नहीं है, इसलिए हम उनको ये दिखाना चाहते हैं। इसकी पुष्टि हम एक और बयान से देख सकते हैं कि जब फांसी से पहले अपने ऊपर चले मुकदमे के दौरान ब्रिटिश अदालत में मदनलाल धिंगरा का बयान था और मदनलाल धिंगरा ने कहा था कि मेरे जैसे निर्बल पुत्र के पास माता की भेंट चढ़ाने के लिए अपने रुधिर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और आज वो रुधिर मैं अपनी मातृभूमि को भेंट में दे रहा हूँ। ये ऐसे विचार थे जो केवल ये दर्शित करते थे कि अंग्रेजों की दंभपूर्ण नीतियों के खिलाफ हम भी किसी भी मकसद तक जा सकते हैं, मृत्यु से हम भी नहीं डरते हैं, हमारे अंदर भी वो गुण हैं मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें तो हम समझ सकते हैं कि क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार से घृणा करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ब्रिटिश सत्ता पाशविक शक्ति पर निर्भर है, अर्थात पाशविक शक्ति उनके पास इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, इसलिए पशु के सामने पशुवत व्यवहार ही होना चाहिए। और यदि हम अपनी पराधीनता से मुक्त होने के लिए पाशविक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वथा उचित रहेगा। उनकी कार्यप्रणाली में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी। नंबर 1, प्रचार के द्वारा शिक्षित वर्ग के मस्तिष्क में से दासता को बाहर निकालना, गुलामी को बाहर निकालना और गुलामी के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करना। दूसरा हम देख सकते हैं संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से, संगीत, नाटक और साहित्य के माध्यम से बेकारी और भूखे से त्रस्त लोगों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि एवं स्वतंत्रता के प्रति प्रेम का भाव जागृत करना, उत्पन्न करना, ये भी क्रांतिकारियों का मकसद था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को आंदोलनों एवं प्रदर्शनों के माध्यम से परेशान करना, इसके अलावा बम बनाना, बंदूकें आदि उपलब्ध करवाना, विदेशों से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके इस भारत की पवित्र मातृभूमि को विदेशियों की गुलामी से मुक्त करवाना, अंग्रेजों की दासता से मुक्त करवाना, ये क्रांतिकारियों की कार्यप्रणाली में आते थे। और इसके लिए भारत में कई संगठन बने, कई क्रांतिकारी संगठन बने, यहाँ तक कि विदेशी भूमि में भी भारतीयों ने कई क्रांतिकारी संगठन बनाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने का साहस दिखाया था। और यह कार्य अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने उस समय अपनाया था जब संवैधानिक मार्ग समाप्त हो गया था,
अंग्रेज अपने दंभ के साथ व्यवहार करते थे, भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय हुआ। धन्यवाद।